Hello dear students, welcome back to my channel Zoologica 1995. Today we are going to discuss another topic related to applications of biotechnology in agriculture. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि उन प्रिंसिपल्स को जो हमें बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। जब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं एप्लीकेशंस वाले पार्ट की, तो वहां पे हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है। जैसे हम मेडिसिन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहीं पे भी हम देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन रहता ही रहता है ना। तो बात करेंगे हम एग्रीकल्चर की, वहां एग्रीकल्चर में हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे बीटी कॉटन। व्हाट इज बीटी कॉटन? तो असल में होता क्या है बच्चे, पुराने जमाने में होता था क्या था कि जो हमारा ये कॉटन था इसके ऊपर कुछ आर्थ्रोपोडा जो है, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बीटल्स या कुछ मॉथ्स जो होती थी वो इसके ऊपर फीड करके इस कॉटन का इकोनॉमिक नुकसान करते थे। तो साइंटिस्ट्स ने एक नॉवल स्ट्रेटेजी देखी जहां पे उन्होंने इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया और लॉस को बचाया है। जो हमारा एग्रीकल्चर आउटकम या प्रोडक्टिविटी होती थी कॉटन की, उसको इस लॉस से बचाया। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और हम बीटी कॉटन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कॉटन की बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन है क्या, व्हाट एक्चुअली कॉटन इज। तो जब हम कॉटन प्लांट की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। जस्ट इमेजिन दिस इज आवर कॉटन प्लांट। ये मान के चलते हैं हम, ये हमारा कॉटन प्लांट है, ये उसके ऊपर हमारा कॉटन रहता है। डन, ये हमारा कॉटन प्लांट है। दिस विल बी आवर कॉटन प्लांट। और कॉटन प्लांट का जो बॉटनिकल नेम रहता है, साइंटिफिक नेम जो रहता है, दैट इज गॉसिपियम। गॉसिपियम एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी। राइट, ये हमारा कॉटन प्लांट है ना। ये कॉटन प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम गॉसिपियम है और इसकी फैमिली जो है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। राइट, तो बात करेंगे, मान के चलिएगा ये हमारा कॉटन है यहाँ पे। नाउ दिस इज आवर कॉटन। और इस कॉटन के ऊपर फीड कौन करता था? दिस कॉटन वाज फेड बाय फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंडिविजुअल्स जो थे वो इसके ऊपर फीड करते थे कॉटन के ऊपर, है ना। तो मान के चलते हैं हमारी एनसीईआरटी के ओरिएंटेड हम चलेंगे। आर्थ्रोपोडा का कौन कौन सा इंडिविजुअल इसके ऊपर फीड करता था? तो यहां पे एनसीईआरटी ने 3 ऑर्डर्स को डिस्कस करा है। 3 ऑर्डर्स हमारे इस आर्थ्रोपोडा के अंदर है। एक है ऑर्डर नंबर फर्स्ट इज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। नंबर सेकंड ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड नंबर थर्ड इज ऑर्डर डिप्टेरा। ये 3 ऑर्डर्स थे जो हमारे कॉटन के ऊपर फीड करते हैं। जब हम ऑर्डर लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं तो हमारे ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आपको 2 दिखने को मिलेंगे। नंबर 1 इसमें आ जाती है बटरफ्लाइज एज वी ऑल नो, बटरफ्लाई जो होती है। एंड नंबर सेकंड इज मॉथ्स। वो भी बटरफ्लाई जैसी ही होती है, लेकिन बटरफ्लाई की तरह उसका जो कलर्ड बॉडी होती है वैसा नहीं होता है। राइट, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। अब मॉथ्स के अंदर आपको यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कौन कौन सी मॉथ है। 3 टाइप की मॉथ्स हमारी एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। नंबर 1, एक मॉथ जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज टोबैको बडवर्म। नंबर सेकंड इज आर्मीवर्म एंड नंबर थर्ड इज कॉटन बॉलवर्म। राइट, ये 3 मॉथ्स आपको दिखने को मिलेंगी। तो अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, अगर हम टोबैको बर्डवर्म की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम जो है हीलियोथिस है। हीलियोथिस। नंबर सेकंड आर्मीवर्म का जो साइंटिफिक नेम है स्पोडोप्टेरा। शाबाश, हीलियोथिस, स्पोडोप्टेरा एंड हेलिकोवर्पा। चलो, तो देखो बच्चों, कुल मिला के क्या पढ़ा हमने देखा जो हमारा कॉटन प्लांट है इसके ऊपर जो कॉटन होता है, कपस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर फीड करते हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ इंडिविजुअल्स। उनमें 3 ऑर्डर्स को दिया गया है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में हमारी बटरफ्लाइज आती हैं, इनके कैटरपिलर्स होते हैं, और मॉथ्स आ जाती है। मॉथ्स में हमारे पास टोबैको बर्डवर्म, आर्मीवर्म एंड कॉटन बॉलवर्म। राइट, और उसके बाद कोलियोप्टेरा। तो कोलियोप्टेरा में अगर आप देखेंगे, कोलियोप्टेरा में हमारी बीटल्स आ जाती है, एंड नंबर थर्ड डिप्टेरा में हमारी फ्लाइज आती है, जितनी भी फ्लाइज है, प्लस इसमें मस्किटोज आते हैं, मस्किटोज। तो ये सारे तीनों ऑर्डर्स जो है हमारे कॉटन के ऊपर फीड करके हमारे कॉटन का नुकसान करते थे, तो जिससे हमारा इकोनॉमिक नुकसान होता था। राइट,
तो साइंटिस्ट ने सोचा कोई एक ऐसा तरीका होगा जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसका नुकसान बचाएंगे, राइट। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे तो देखा गया है, साइंटिस्ट ने देखा एक बैक्टीरिया है जो सॉइल डिवेलिंग है, सॉइल वर्म प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमारे पास एक सॉइल वर्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम जो है, उस बैक्टीरिया का नाम जो है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों बैसिलस thuringiensis। दिस बैक्टीरिया लिव्स इन सॉइल एंड इज ग्राम नेगेटिव। तो इस बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है, एक तो आपको पता है बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, राइट। दिस ऑटो रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नोन एज, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं बच्चे? इसका नाम है प्लाज्मिड। डन। अब इसी प्लाज्मिड को अगर हम देखेंगे, मान के चलते हैं इसका प्लाज्मिड है, तो इस बैसिलस thuringiensis के प्लाज्मिड में एक जीन होता है, इसके अंदर एक जीन होता है, मान के चलते ये वाला जीन, और इस जीन का नाम होता है क्राइजीन। ये दिस इज क्राइजीन। आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, इसका नाम है क्राइजीन। आप क्राइजीन पढ़ो, आप क्रीजीन पढ़ो, क्योंकि ये वर्ड क्रिस्टल से निकला है, क्रिस्टलाइन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जीन जो है प्लाज्मिड के ऊपर है, जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, जब इस जीन की क्या होती है बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो ये बनाएगा क्या सर? ये बनाएगा एमआरएनए। ये बनाएगा क्या बनाएगा बच्चों? एमआरएनए। एमआरएनए। जब एमआरएनए की इंटर ट्रांसलेशन होती है, जब इसकी क्या होती है, जब इस एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है, तो बच्चे ये बनाता क्या है? इंटरेस्टिंग सी चीज बनती है यहां पे, ये बनाएगा प्रोटीन। लेकिन जो ये प्रोटीन बनता है, ये हमारा प्रोटीन जो होता है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स बनाता है। शाबाश। जो ये क्राइजीन है प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है, ये जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी तो एक डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है और प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल की सूरत में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और यही इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल जो है, इसको हम एक और नाम देते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन। राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये प्लाज्मिड जो है, या ये हमारा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जो है, इसको क्या जरूरत पड़ती है इस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स को बनाने की? तो बच्चे होता क्या है, जब भी इसके लाइफ साइकिल में कभी भी हार्श एनवायरनमेंट आता है, हार्श कंडीशंस आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, तो उस वक्त ये क्या करता है? ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। शाबाश। और ये बैक्टीरिया उस वक्त क्या करता है सर? ये उस वक्त स्पोर फॉर्मेशन करता है, राइट। स्पोर फॉर्मेशन जो है, इस स्पोर फॉर्मेशन को हम एक और नाम देते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। और जब स्टेशनरी फेज बनेगा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आप देखेंगे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। दीज आर द स्पोर्स। और यही स्पोर जो है, यही स्पोर जो है, दे कंटेन, इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब ये स्पोर बनाने से इसका फायदा क्या होगा? तो बच्चों जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, इसने स्पोर्स को बनाया, और स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल। क्वेश्चन है, सर ये इनएक्टिव क्यों होते हैं, ये एक्टिव क्यों नहीं होते हैं इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही? नंबर 1, एक तो एक्टिव होने के लिए इसका अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। नंबर 2, अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाएंगे तो ये बैक्टीरिया की लिसिस करेगा, डेथ करेगा, तो इसीलिए इनको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब ये स्पोर बन गया, होता क्या है, तो स्पोर बनने के बाद बच्चे आप एक चीज इंटरेस्टिंग यहां पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आ जाएंगे, और वो इंसेक्ट जो है वो फीड करना स्टार्ट करेगा। किसके ऊपर सर? वो फीड करना स्टार्ट करेगा इन्हीं स्पोर्स के ऊपर। तो वो किनके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगा सर? इन्हीं स्पोर्स के ऊपर। यहां तक आपको समझ आया होगा। तो इंसेक्ट जो है वो स्पोर्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगा। तो देखा गया है जब ये इंसेक्ट इन स्पोर्स को खा जाता है, तो देखा गया है इंसेक्ट की डेथ हो गई। शाबाश। तो इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद होता क्या है कि जो स्पोर इसकी बॉडी के अंदर चला गया था सर, वो स्पोर अब जर्मिनेट करने लगेगा। स्पोर जर्मिनेट। जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे, तो वहां से इसका लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक वक्त में जब
अनफेवरेबल कंडीशंस आई थी तो उसने एक तरीका अपनाया अपने आप को बचाने के लिए कि इसने स्पोर्स को बनाया और स्पोर्स के अंदर इसने क्या डाला, इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल्स, राइट। तो वो जब किसके बॉडी के अंदर चले गए, इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चला गया तो उसने इंसेक्ट की डेथ करी और वहां से स्पोर जो है जर्मिनेट हो गए, फिर से उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। समझ आई बात। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई किस चीज की वजह से हमारे इस इंसेक्ट की डेथ हो गई, तो जो उसका मैकेनिज्म सामने आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी चीज को हम यहां पे देखेंगे कि क्या किया गया। तो साइंटिस्ट ने एक काम किया, उन्होंने बोला क्यों ना हम यही क्राइजीन जो हमारा है इसको हम कॉटन के अंदर ले जाएंगे, है ना। तो देखिएगा क्या किया गया, इस क्राइजीन को यहां से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो अब आपने पढ़ा है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज करते हैं। तो वहां पे आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, राइट। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, यही क्राइजीन जो है इसको निकाला। तो क्राइजीन को सेपरेट किया गया, तो क्राइजीन यहां से सेपरेट किया गया। मैकेनिज्म को आप पूरा देखेंगे। तो कहां से लिया गया क्राइजीन, दैट मींस सोर्स वाज बैसिलस thuringiensis, बीटी बैसिलस thuringiensis। तो लिया गया इसका जीन। नाउ ये रहा इसका जीन, दिस इज आवर क्राइजीन। नाउ अब क्राइजीन को प्लांट बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर ट्रांसफर भी करना है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि हमारे पास जीन कैरियर्स होते हैं जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में वेक्टर बोलेंगे। तो अब वेक्टर कौन एक्ट कर रहा है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि अगर हमारे पास होस्ट एनिमल सेल होगा तो हम रेट्रोवायरसेस को एज वेक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारा होस्ट सेल प्लांट सेल है तो उस केस में हम वेक्टर किसको सिलेक्ट करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं बिकॉज उसके पास टाइप्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो लेट अस इमेजिन, हम यहां पे लेके आ जाएंगे, मान के चलो बच्चे ये हमारा हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस। नाउ ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी अब आपको पता है एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होगा इसके पास, और इसके पास भी दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मिड, टाइप्लाज्मिड। तो इसके पास भी प्रेजेंट क्या रहता है सर, इसके पास भी प्रेजेंट रहेगा टाइप्लाज्मिड। चलो ये है इसका टाइप्लाज्मिड। नाउ ये रहेगा इसका टाइप्लाज्मिड। अब आपको पता होना चाहिए टाइप्लाज्मिड में प्रेजेंट रहता है एक सेगमेंट, एक जीन रहता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन और ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। तो मान के चलिएगा इसके अंदर टाई डीएनए है, तो हमने इस वेक्टर को डिसआर्म कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसआर्म्ड टाइप्लाज्मिड। इसका मतलब हुआ जो इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला सेगमेंट ऑफ डीएनए था हमने उसको डिसआर्म कर दिया, और अब हमने क्या किया सर, इसी के अंदर अब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे। तो अब आपको ये भी पता है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम सोर्स डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं एज ए रूल, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको भी कट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम इसको कट करेंगे, जब हम इस वाले वेक्टर को कट करेंगे तो हम देखेंगे सिट की एंड वाला प्लाज्मिड हमारे पास आ जाएगा। मान के चलो ये बन गया। तो अब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको लाके कहां पे बच्चे इंसर्ट करेंगे सर, उसको हम डीएनए लाइगेस की मदद से जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो उसको हम कहां पे डालेंगे सर, उसको हम अपने इस वेक्टर के साथ मिला देंगे। नाउ ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज क्राइजीन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आरडीएनए। और इस आरडीएनए को हम वापस किसमें इंसर्ट करेंगे सर, इस आरडीएनए को हम वापस इंसर्ट करेंगे अपने उसी बैक्टीरिया में जो कहलाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशनस है, और हमने इसके अंदर क्या डालना है, हमने इसके अंदर क्या डालना है सर, ये रहेगा हमारा आरडीएनए, ये रहेगा हमारा आरडीएनए, राइट। तो दैट मींस दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम। नाउ अब होगा क्या, यही एग्रोबैक्टीरियम जो है इसको अब हम इन्फेक्ट कराएंगे। अब ये इन्फेक्ट किसको करेगा सर, अब ये इन्फेक्ट करेगा, नाउ इट विल इन्फेक्ट, ये किसको इन्फेक्ट करेगा सर, ये इन्फेक्ट करेगा हमारी प्लांट सेल को। और हमारी प्लांट सेल कौन है, हमारा प्लांट यहां पे कौन है सर, वो है कॉटन प्लांट। तो मान के चलते ये कॉटन सेल है, तो ये कॉटन सेल है, दिस इज कॉटन सेल, और हमारी कॉटन सेल के अंदर इंसर्ट हो गया हमारा ये वाला डीएनए जिसके साथ प्रेजेंट रहेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज व्हिच वी कॉल एज क्राइजीन। ये देखो, तो अब हम इसी सेल को, कॉटन सेल को उठाएंगे और अब हम क्या करेंगे सर, इस कॉटन सेल को हम उठा के इसको हम क्या कराएंगे, टिश्यू कल्चर में ले जाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चे लोग, तो अब हम इसको टिश्यू कल्चर में ले जाएंगे। ये मान के चलिएगा ये हमारा टिश्यू कल्चर है, और जब हम इसको टिश्यू कल्चर में ले जाएंगे, डिजायर्ड कंडीशंस आपने ग्रोथ प्रमोटर्स का पढ़ा होगा, आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे, डिजायर्ड ऑक्सीजन, सारी चीजें जितनी भी इसको चाहिए होगी वो देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे मास ऑफ सेल्स बनेगा, मास ऑफ सेल्स बनेगा, और उसके बाद इन सेल्स को हम माइक्रो प्रोपगेशन करके क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉट्स में ट्रांसफर करेंगे। मान के चलते हैं
ना, ये हमने छोटे छोटे पॉट्स में इसको ट्रांसफर कर दिया। जब हमने ट्रांसफर कर दिया और यहां से नए कॉटन प्लांट्स बनेंगे, ये नए कॉटन प्लांट्स बनेंगे जिनके ऊपर आपको दिखने को मिलेगा कॉटन होगा, ये होगा कॉटन। डन। तो हर प्लांट में, हर नए कॉटन प्लांट में चला गया हमारा कौन सा जीन? क्राई जीन। अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होती है। अब जब ये कॉटन प्लांट्स हमने शो कर दिए हैं, जब हमने इनको प्लांट कर दिया है जमीन के अंदर, अब होगा क्या? अब यही इंसेक्ट जो है आएगा इसके ऊपर फीड करेगा। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल, मान के चलते हैं, मान के चलो बच्चे, ये रहा हमारा कॉटन प्लांट। नाउ मान के चलो बच्चों, ये हमारा कॉटन प्लांट है। अच्छा बच्चे, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि इस केस में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्राई जीन कॉटन सेल के अंदर चला गया, उसने तो कॉटन सेल के अंदर जाके एक्सप्रेस किया होगा, इसे ट्रांसलेशन हुई होगी, तो उसने एट द एंड पे क्या बनाया होगा? सर उसने तो ये वाला पार्ट बनाया होगा, उसने ये प्रोटीन बनाया होगा, है ना, ये प्रोटीन उसने बनाया होगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स यानी डेल्टा एंडोटॉक्सिन उसने बनाया होगा। डज इट मीन हमारे इस कॉटन के अंदर इस वक्त इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल्स और डेल्टा एंडोटॉक्सिन है? यस डेफिनेटली, इसके अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स है। तो वापस जाएंगे तो देख लो बच्चों, अब इसके अंदर ये हमारा कॉटन है, दिस इज आवर कॉटन, राइट। तो कॉटन के अंदर डेल्टा एंडोटॉक्सिन है। अब क्या होगा? फिर से ये इंसेक्ट आ जाएगा और ये इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगा। ना, ये देखें क्या? तो ये इसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेगा। मान के चलेंगे इसने फीड करना स्टार्ट किया, कॉटन के ऊपर ये फीड कर रहा है। तो जब ये कॉटन को खा जाएगा, होगा क्या? ध्यान से सुनना। अब क्या होगा? यहां से सर इसकी बॉडी के अंदर कॉटन चला गया, है ना, कॉटन के अंदर इंटरन क्या है? प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। तो डज इट मीन कि इसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स थे, वो कहां जाएंगे? सर दे विल एंटर, वो कहां जाएंगे? सर दे विल एंटर द गट, एंटर द गट। और गट में आपको याद रखना पड़ेगा, मिड गट की बात हो रही है। ये गट में जाएगा, ये प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल यानी मिड गट में जाएगा। अब आपको पता है मिड गट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड गट के अंदर आपको याद होना चाहिए अल्कलाइन पीएच है। क्या होता है बच्चे? अल्कलाइन पीएच। बेसिक पीएच होता है इंसेक्ट या इस आर्थ्रोपोड की गट के अंदर अल्कलाइन पीएच होता है। यही अल्कलाइन पीएच प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल को कन्वर्ट करता है इनटू टॉक्सिक क्रिस्टल्स। बात समझ आ रही है? तो होगा क्या? सर अब ये हमारा इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल था, मिड गट में चला जाएगा, होगा क्या? ये एक्टिवेट करेगा, यानी अल्कलाइन पीएच एक्टिवेट्स प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स which become soluble, which becomes soluble। जब ये गट के अंदर जाएगा, मिड गट के अंदर जाएगा, अल्कलाइन पीएच में हमारा जो ये प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल था ये एक्टिवेट हो जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा। जब ये सॉल्युबल हो जाता है, उसके बाद होता क्या है? सॉल्युबल होने के बाद ये अटैच होता है अपने रिसेप्टर्स के साथ, और इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं कहां पे? मिड गट की जो इथीलियल सेल्स होती है, इथीलियम होती है, उसके ऊपर इनका रिसेप्टर होता है। देन होता क्या है? अटैचेस विद its receptors which are present on epithelial cells of midgut। तो जब ये मिडगट में जाएगा, वहां ये सॉल्युबल हो जाएगा और अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएगा, जो रिसेप्टर मिडगट की इथीलियल सेल्स के साथ होता है। उसके बाद होगा क्या? सर अटैचमेंट होने के साथ अपने रिसेप्टर्स के साथ जब ये अटैच हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सर इट causes number 1, it causes swelling and lysis means breakdown हो जाएगी इथीलियल सेल्स, swelling and lysis of midgut बोलो, या इथीलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट। तो इंसेक्ट का जो मिडगट था, उसकी जो लाइनिंग थी सर, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसके बाद उसकी लिसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? सर फाइनली डेथ हो जाएगी। किसकी? डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा।
तो जब इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा, हमारा जो कॉटन था वो बच जाएगा इस इंसेक्ट पेस्ट से। तो अगर हम एक स्लाइड वापस जाएंगे तो हमने यहां पे देखा था कि जो हमारा ये बैसिलस thuringiensis होता है, जब ये प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स बनाता है, उनकी वजह से ही इंसेक्ट की डेथ हो गई थी। यही कंसेप्ट साइंटिस्ट ने यूज करा कि कैसे हम अपने कॉटन को इन पेस्ट से बचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने ये क्राइजीन जो है बैसिलस thuringiensis से एक्सट्रैक्ट करा, रिमूव करा। उसके बाद जीन को अपनी सिलेक्टेबल वेक्टर के साथ जोड़ दिया, जो वेक्टर यहां पे यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस व्हिच वी कॉल एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। उसके बाद इस डीएनए को यानी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉटन सेल के अंदर डाला। कॉटन सेल को हमने फिर माइक्रो प्रोपगेशन कराया, हमने सोमा क्लोन्स बनाए, हमने एक जैसे कॉपीज इस कॉटन प्लांट की बनाई और हमने कॉटन को प्लांट कर दिया जमीन के अंदर। अब कहानी क्या है, जब हमने कॉटन को जमीन के अंदर प्लांट किया, अब ये इंसेक्ट आएगा कॉटन के ऊपर फीड करेगा। जब ये कॉटन के ऊपर फीड करेगा तो कॉटन के अंदर ऑलरेडी हमारा क्राइजीन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, उसने एक्सप्रेस किया है और एक्सप्रेस करने के बाद उसने डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स बनाए हैं। तो जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स थे वो इस इंसेक्ट के मिडगट के अंदर चला गया। सिंस मिडगट में अल्कलाइन पीएच होता है, तो अल्कलाइन पीएच सूटेबल है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स। और जब ये क्रिस्टल्स एक्टिवेट होते हैं, ये सॉल्युबल होकर अपने रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं। और जो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, मिडगट की इपीथेलियल सेल्स के ऊपर। जब ये उसके साथ अटैच हो जाएगा तो होगा क्या कि मिडगट जो है इंसेक्ट का, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन है। हमने इससे पहले भी बोला है कि जो ये हमारा प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल है दिस इज एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जो है ये अंदर जाएगा इसकी इपीथेलियल सेल्स के पास और वहां पे स्वेलिंग के बाद इसकी लिसिस करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द इपीथेलियल सेल्स करेगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और हमारा कॉटन जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा, पेस्ट रेजिस्टेंट। इसीलिए हम इस कॉटन को एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या लिखते हैं, बीटी कॉटन। व्हाट इज बीटी स्टैंड्स फॉर? बीटी कॉटन मींस बैसिलस thuringiensis से निकाला गया जीन जो है उसने इस बीटी कॉटन को क्या बनाया सर, इसने इसको बनाया पेस्ट रेजिस्टेंट। तो हमें मिल गया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो यहां तक आपको समझ आया, आगे जाएंगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो हमारा ये क्राइजीन है, समझ बच्चे, जो हमारा क्या है, क्राइजीन है, हमारे क्राइजीन की डिफरेंट होमोलॉगस जीन्स है। तो जो हमारा ये क्राइजीन प्रेजेंट रहता है, इसके होमोलॉगस जीन्स देखे गए हैं। कौन कौन सा होमोलॉगस जीन है जो क्राइजीन का प्रेजेंट है? तो तीन को हम यहां पे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से हमारी नीट का क्वेश्चन आता है। नंबर 1 होमोलॉगस जीन जो इसका है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी एंड नंबर थर्ड क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी। ये तीन होमोलॉगस जीन्स हैं हमारे किसके, क्राइजीन के तीन होमोलॉगस जीन्स है। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो क्राई फर्स्ट एबी है ये किसको कंट्रोल करता है बच्चे, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। और जो हमारा क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी है ये किसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहां पे हम एक रिवीजन करेंगे, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने बोला बच्चे कि हमारा जो कॉटन है, कॉटन जो है इसका बॉटनिकल नेम गोसिपियम है एंड इट बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली, राइट। फिर हमने बात करी है कि जो हमारा कॉटन है इट इज बीइंग फेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोडास। उसके अंदर आर्थ्रोपोडा में हमने देखा क्लास इंसेक्टा आता है और उसी क्लास इंसेक्टा के अंदर तीन ऑर्डर्स आते हैं। कौन कौन सा ऑर्डर आता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा जिसमें हमारी बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आती है। मॉथ्स में तीन टाइप की मॉथ्स होती है, टोबैको बर्डवर्म, नंबर सेकंड आर्बीवर्म एंड नंबर थर्ड इज कॉटन बॉलवर्म। जब हम ऑर्डर कोलियोप्टेरा की बात करते हैं तो इसमें बीटल्स आ जाती है, राइट, जैसे डंग बीटल होती है। उसके बाद ऑर्डर डिप्टेरा होता है, तो डिप्टेरा में हमारी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज होते हैं। ये तीनों ऑर्डर्स हमारे कॉटन के ऊपर फीड करके हमारे कॉटन प्रोडक्टिविटी का नुकसान करते हैं, राइट। तो अब देखा गया है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट्स ने देखा कि एक बैक्टीरिया है जो सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया है, जमीन के अंदर रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है बच्चे, बैसिलस thuringiensis, राइट। इस बैसिलस thuringiensis को देखा गया है जो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये वाला क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा अब आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटो रेप्लिकेटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दैट डीएनए इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मिड, बिकॉज़ प्लाज्मिड जो होता है इट गिव्स एक्स्ट्रा फेनोटाइपिक कैरेक्टर, राइट। तो इसी प्लाज्मिड के अंदर हमने देखा है बैसिलस thuringiensis को एक जीन देखा गया है जिसका नाम है क्राइजीन और क्रीजीन। ये क्राइजीन जब एक्सप्रेस हो जाता है तो ये एक प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। कब बनता है, इस बैक्टीरिया को क्या जरूरत होती है इस प्रोटीन को बनाने की। असल में इस बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये उस वक्त सुपोर्स बनाता है, सुपोरिलेशन करता है ना। तो उसको हम स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं, सुपोरिलेशन और स्टेशनरी फेज। उस सुपोर के अंदर ही ये इस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल को डालता है। तो होता क्या है, उसके बाद ये इंसेक्ट्स आते हैं, ये सुपोर के ऊपर फीड करते हैं। जब सुपोर इनकी बॉडी में जाता है तो वो इसको डेथ करता है, जो हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा है। तो यही चीज, यही कंसेप्ट साइंटिस्ट ने यूज करा। तो उन्होंने क्या किया, इसी क्राइजीन को इस सोरस बैसिलस thuringiensis से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया।
उसके बाद प्लांट सेल में डाला, लेकिन प्लांट सेल में डायरेक्टली ये जा नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें कैरियर का चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है। तो प्लांट्स के केस में जो हमारा वेक्टर होता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस, बिकॉज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस में देखा गया है टाइप्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इसको डिसआर्म करके, यानी उस पार्ट को, उस डीएनए को डिसआर्म किया जो कैंसर काज करेगा प्लांट में, तो उस सेगमेंट को हमने डिसआर्म कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, और वहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी क्राइजीन इंसर्ट करा, तो जिसकी वजह से बन गया हमारे पास क्या, हमारे पास बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट। रिकम्बिनेंट डीएनए कंटेन्स आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज क्राइजीन। उसके बाद इसको हमने वापस किसमें डाला, इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस की क्वालिटी होती है ये खुद इस प्लांट सेल को अटैक करता है, तो इसने प्लांट सेल को अटैक करके अपना जीनोम जो है इसके अंदर डाल दिया। अब हमारे पास एक इन्फेक्टेड सेल है, एक ट्रांसफॉर्मर कॉटन सेल है, इस सेल को हम उठाएंगे और टिश्यू कल्चर में ले जाएंगे। कहां लिया हमने इसको, टिश्यू कल्चर में। तो टिश्यू कल्चर में हम इसको एम्बिएंट एनवायरनमेंट कंडीशंस देके हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम माइक्रो प्रोपगेशन करेंगे। माइक्रो प्रोपगेशन मींस बहुत सारी मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएंगे। तो हमने बहुत सारे कॉपीज बना के यहां से हमने कॉटन प्लांट्स बनाए जिनको हम सोमा क्लोन्स बोलेंगे। सोमा क्लोन्स का मतलब हो गया कि ये हूबहू एग्जैक्टली अपनी पेरेंट सेल के जैसे होते हैं। तो अब ये हमारा जीन जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्राइजीन, ये चला गया इस कॉटन प्लांट में और ये डेफिनेटली वहां पे एक्सप्रेस हुआ। जब ये एक्सप्रेस हुआ क्राइजीन, तो डेफिनेटली इसने बनाया होगा डेल्टा एंडोटॉक्सिन दैट इज प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स। तो अब हमने इन प्लांट्स को उठाया और हमने इनको प्लांट कर दिया जमीन के अंदर। जब हमने इनको प्लांट कर दिया तो हमने देखा कि ये इंसेक्ट्स फिर से आ जाएंगे और इसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इसके ऊपर फीड करेंगे तो जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स कॉटन में बने थे वो मिडगट में चले जाएंगे, गट के अंदर चले जाएंगे। तो मिडगट में जो पीएच होता है वो अल्कलाइन बेसिक पीएच होता है, तो वो पीएच जो है वो सपोर्ट करता है इस प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल को टू गेट एक्टिवेटेड एंड सॉल्युबलाइज्ड। तो ये एक्टिवेट होके अपने रिसेप्टर सेल्स के पास जाता है। तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो इसी मिडगट की एपिथेलियल सेल होती है जहां पे इसका रिसेप्टर होता है, ये उसके साथ जुड़ जाता है और मिडगट एपिथेलियल सेल के साथ जब ये जुड़ जाएगा वहां पे ये स्वेलिंग करता है और स्वेलिंग के बाद वहां पे लिसिस हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो ये इंसेक्ट होता है ये डेथ हो जाती है इसकी, और हमारा कॉटन जो होता है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनता है और हमारी प्रोडक्शन का जो लॉस हुआ था वो भी बच जाता है। तो ये मैकेनिज्म था इसका। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्राइजीन होता है, क्राइजीन की डिफरेंट होमोलॉगस जीनस होते हैं जिसमें तीन इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी। जो क्राई फर्स्ट एबी होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, कॉर्न जो होती है, और क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी, नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये कंट्रोल करता है हमारी किसको, कॉटन बॉल वर्म को। तो यहां पे मुझे लगता है आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।